हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 70 और आज डेट है 21 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी अध्याय नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की वर्कशीट में हम रिवीजन करने वाले हैं हमारी वर्कशीट नंबर 15, 16, 17 और 18 की, जो हम पहले कर चुके हैं। आज हम एक न्यू चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे और आज की वर्कशीट भी हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम को साथ साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो याद करो, लीनियर इक्वेशन किसको बोलते थे, जब भी वेरिएबल यानी जो चर है हमारा, उसकी पावर यानी उसकी घात अगर एक होती है, सबसे बड़ी घात यदि एक होती है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था, जिसको बहुपद की घात बोलते हैं। तो यहाँ बहुपद तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास समीकरण है और उसकी घात को जहाँ पर भी एक होगी तो वो समीकरण कहलाएगा, यानी वो इक्वेशन कहलाएगी हमारी लीनियर इक्वेशन। तो एक एक करके अब हम चेक करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं, कहाँ पर हमें पावर 1 दे रखी है और कहाँ पर हमें नहीं दे रखी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट, किसी भी क्वेश्चन को सिर्फ देख के ही मत बता देना कि ये लीनियर है या नहीं, उसको चेक करना अच्छे से, उसको सॉल्व करना, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर 1 है ना, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं। यानी एक्स के नंबर्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और बाकी के नंबर्स को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, यानी ये 5x आ जाएगा इधर और 3x आ जाएगा 2 के पास। माइनस करवाओ, कितना आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 1। तो है ना यहाँ पर x की पावर सबसे बड़ी पावर 1, तो यानी फर्स्ट तो मेरा लीनियर है, ठीक है, यानी ये रैखिक समीकरण है। ध्यान रखना, आपको बोला हुआ था नहीं है, वो वाला आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट वाला तो मेरा आ गया। अब देखो सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में मेरे पास जो लिखा हुआ है वो है x² + 5 इज इक्वल टू 3x - 5। तो अब यहाँ तो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता, बस इस 5 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, 3 को नहीं सॉल्व कर सकते, 3x को, क्योंकि ये x की घात 2 है। तो अभी मैंने बताया था जहाँ पर x की पावर 1 होती है ना, तो वो लीनियर होता है, यानी रैखिक होता है। लेकिन यहाँ पर x की घात यानी x की पावर जो है ये 2 है, तो यानी ये तो लीनियर नहीं है, तो इसके आगे तो हम क्रॉस डाल देते हैं कि ये लीनियर नहीं है। इसके बाद हम चेक करते हैं हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला हुआ है, 7/3 x -5 इज इक्वल टू 4x - 3। तो अब यहाँ पर भी देखो, जो x की पावर है यानी x की जो घात है सबसे बड़ी, वो 1 ही दे रखी है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट में थी। तो यानी ये भी कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, यानी डी पार्ट देखो ध्यान से। डी पार्ट में सॉल्व करके देखना पड़ेगा। डी पार्ट को पहले समझते हैं कि डी पार्ट लीनियर है या नहीं, पहले देख के समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इसको देख कर नहीं समझना, हमें इसको पूरा सॉल्व भी करना होगा बाद में। तो देखो पहले समझते हैं, ये है हमारा डी पार्ट, इसको चेक करवा रहे हैं अब हम। तो इसमें देखो x की पावर जो है यानी x की जो घात है यहाँ पर 2 लिखी हुई है और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट डाल के जो पावर है ना वो 2 लिखी हुई है। तो इस 2 को देख के मत समझ जाना, या इस 2 को देख के मत कह देना कि ये लीनियर नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले एक फॉर्मूला अप्लाई होगा इसको ओपन करने के लिए, जो था आपका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। याद है ना आपको, लास्ट वर्कशीट में आपने क्वेश्चंस करे थे बहुत सारे इसके। a² + b² + 2ab जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ अप्लाई करके इस ब्रैकेट को खोलो। तो यानी ये हो जाएगा x² + 2 का स्क्वायर + 2ab, यानी 2 × 2 × x, 2ab हो गया। और इक्वल टू में क्या था, x² - 8। देखो ये था ना एक x² - 8, वही मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस x का स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। 2 के स्क्वायर का मतलब 2 × 2। ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर अगर 2 होती है तो उसको 2 × 2, यानी जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4। अब अगला सॉल्व करो, 2 × 2 = 4x इज इक्वल टू x² - 8। अब देखो ब्रैकेट इक्वल टू के राइट साइड पे और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे दोनों तरफ x² है, तो ये x² कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस होने पे 0 बचेगा। तो देखो x² तो चला गया, तो जो भी रिमेनिंग टर्म्स बची उसके पास सिर्फ एक x है और उसकी पावर भी 1 है। तो यानी ये कैसा है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, यानी रैखिक समीकरण बन गया। देखने में हमें लग रहा था कि ये रैखिक नहीं है, यानी लीनियर नहीं है, लेकिन ये तो लीनियर ही है। तो हमें क्वेश्चन में बताना था कि इनमें से कौन सा लीनियर नहीं है, यानी रैखिक नहीं है। तो कौन सा ऐसा पार्ट था जो लीनियर नहीं निकला, वो निकला हमारा बी पार्ट। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, बी पार्ट, यानी जो बी पार्ट है वो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ मैक्सिमम सॉल्यूशन, यानी हमें यह बताना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम में कितने आंसर्स निकाल सकती हूँ। तो याद करो, जो इस टाइप की इक्वेशन होती थी 2x + y = 3, इसके आपने सोल्यूशंस निकालने सीखे थे ना, रिवीजन अभी हम कर रहे हैं, आगे की वर्कशीट में हम निकालेंगे सोल्यूशंस भी, इसी वर्कशीट में भी। पर याद करो, ऐसे करके सॉल्यूशन निकालते थे ना, कभी x की वैल्यू पे 1 रखते थे, फिर x की वैल्यू पे 2 रख देते थे, फिर 3 रखते थे, फिर 4 रखते थे, उसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज़ मिलती थी। जब x का मान डालते थे ना इस समीकरण में, तो y के आंसर्स आपको मिलते थे अलग अलग। तो क्या सिर्फ हम ये 4 तक की वैल्यूज डाल सकते थे? हम वैल्यू तो कोई भी डाल सकते हैं x की, और उसके लिए कोई भी वैल्यू आ सकती है y की। तो यानी यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 नहीं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कैन बी देयर, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हम इसके निकाल सकते थे। कोई भी वैल्यू डाले x की और कोई भी हमारा y का आंसर आ जाएगा। तो यानी इसका आंसर हमारा हुआ सी पार्ट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, यानी अनेक हल इसके संभव हैं जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, x = 0 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ, यानी x = 0 आलेख पर एक रेखा है, जो कि इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी रेखा जो है ग्राफ पर x = 0 को शो करती है, यानी रिप्रेजेंट करती है। तो याद करो, x = 0, देखो ये कहाँ पर कट करता है, ये होता है मेरा ओरिजिन। अब मुझे बताना है x की वैल्यू 0 कहाँ पर होगी। अगर x एक्सिस के ऊपर ही देखोगे तो x की वैल्यूज़ तो हमें मिलती है ना, 1 2 3, ये सारी x की वैल्यूज़ हैं। इसी तरीके से माइनस में जाएंगे तो -1 -2, ये भी x की वैल्यूज़ हैं। तो x = 0 कहाँ पर होगा, ये होगा ना पॉइंट x = 0 का। इसी तरीके से अगर थोड़ा सा मैं ऊपर चली जाऊँ, ये y 1 है, यहाँ y 2 है, लेकिन x तो 0 है ना यहाँ पे। अगर y की वैल्यू 1 है तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0। इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से अगर नीचे जाएं, y की वैल्यू में -1 -2, तो यहाँ पर भी मेरी x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट पे 0, यहाँ पर भी x की 0, क्योंकि x तो लाई नहीं कर रही। तो यानी ये जो लाइन है ना मेरी y वाली, जो y दिख रही है, यही इक्वेशन, यही लाइन है मेरी x = 0 के लिए। तो यानी y एक्सिस विल बी द x = 0 इन द ग्राफ, यानी आलेख पर दिखाएं, ग्राफ पर दिखाएं तो जो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन को मैं बोलती हूँ x = 0, और जो ये x वाली लाइन है इसको मैं बोलती हूँ y = 0, क्योंकि इस लाइन के ऊपर x वाली लाइन के ऊपर y सारे 0 हैं, y की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, और y वाली लाइन पे x की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए हम बोलते हैं y वाली एक्सिस को x = 0। इसके बाद स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 4y = 3, यानी समीकरण 3x - y = 3 का हल हमें बताना है। इन चारों में से कौन सा होगा, यानी तीनों हल होंगे, ऑल ऑफ दिस जो है डी पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके ना इसमें पुट करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट जो था ए पार्ट, वो था मेरा 0, -3। अब इसमें याद करो, पहली वैल्यू होती थी x के लिए और दूसरी वैल्यू होती थी y के लिए, है ना, इसी तरीके से लिखते थे ना। तो यानी इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0, और y की वैल्यू मिल रही है -3। तो इसको पुट कर दो इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर देखो 3x - y, इसमें पुट करो, x की जगह पे डालो 0 और y की जगह पर डालो -3। अगर इस वैल्यूज़ को डालने पर हमारा आंसर ये 3 आ जाता है, ये वाला जो 3 हमारा आंसर है ना, ये अगर 3 आंसर हमारा आ जाता है तो यानी ये जो हमने वैल्यू डाली है ये इसका सोल्यूशन है। तो देखो माइनस करके यहाँ डालो -3। तो ये जो था, ये माइनस मैंने ये वैल्यू वाला डाला और बाहर वाला माइनस मेरे पास पहले से क्वेश्चन का था, ठीक है। तो देखो 3 0 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके क्या बना देगा, +3। तो हो गया ना ये आंसर, ये 3 ही तो था हमारे यहाँ पे, +3। तो ए पार्ट तो है हमारा सोल्यूशन, ठीक है। अब इसका बी पार्ट भी करके देखते हैं, बी वाली वैल्यू डाल के देखते हैं क्या वो भी हमारा सोल्यूशन है या नहीं। 2, 3, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 3। तो मुझे क्या करना है, x की जगह पर मुझे डालना है 3x - y था ना, तो x की जगह पर 2 डाल दो और y की जगह पर डाल दो 3। तो देखो ये क्या है, 3 2 ज़ा 6, 6 - 3 इज़ ऑल्सो 3, ये भी 3 आ रहा है। तो यानी ये भी करेक्ट है हमारा आंसर, क्योंकि ये भी आंसर 3 दे रहा है। तो हमें यहाँ पे देखो इज़ और आर ही बोला हुआ था, यानी हमारे एक से ज़्यादा आंसर यहाँ पर हो सकते थे। अब इसके बाद सी पार्ट डालो, सी पार्ट में क्या वैल्यू है, 3 और 6। अगेन याद रखना, पहली वैल्यू x के लिए होती है, दूसरी वैल्यू y के लिए होती है। इसमें वैल्यू को डाल के देखो 3x - y में, यानी 3 की जगह पे x की जगह पर 3 - 6। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9,
9 माइनस 6, ये आंसर भी क्या हो गया 3 आ गया ये भी। तो यानी ये भी तो करेक्ट हो गया, यानी ये भी करेक्ट है। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, यानी चारों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। तो सही आंसर हमारा क्या है, डी पार्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर, उपरोक्त सभी जो जवाब हैं यानी उपरोक्त ए बी सी जो हैं वो सही है, क्योंकि तीनों को सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा था 3, और यही तो 3 हमारा बराबर में लिखा हुआ था। तो यानी तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। इसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला हुआ है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 इज अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यानी आपको चेक करवाना है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन से रैखिक समीकरण का हल है। तो जो चार इक्वेशंस हमें ऑप्शन ए बी सी डी में दे रखी हैं, उन चारों में से किसका जो हमारा आंसर है वो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 हो सकता है। यानी अगर हम x की जगह पे 2 डाल दें और y की जगह पे 3 डाल दें तो कौन सी इक्वेशन जो है वो बिल्कुल ठीक बैलेंस्ड हो जाएगी। तो चलो करके देखते हैं, x की जगह पे 2 डालते हैं, y की जगह पे 3 डालते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, ये वाला 8 आना चाहिए। तो एक एक करके डालो, x की जगह पर 2 डालो और y की जगह पर क्या डालना है, 3 डालना है। आंसर आपका 8 आना चाहिए। अगर आपका आंसर 8 आ जाता है तो यानी हमारा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो चेक करो, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ तो 8 नहीं आया, तो यानी फर्स्ट आंसर तो हमारा नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया। अब इसमें बी पार्ट में करके देखते हैं। बी पार्ट हमारी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो अब याद रखना 8 आंसर लेकर आना है, ठीक है। और करना क्या है, x की जगह पे 2 डालो और y की जगह पर डालो 3, तो 2 ही रहेगा। और 2 3 ज़ा 6, तो 6 प्लस 2 8, मैच कर गया ना दोनों आंसर्स। तो यानी बी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट आ गया, फर्स्ट रॉन्ग था। अब इसके बाद सारे ऑप्शंस को करके देखना, हो सकता है एक से ज़्यादा आंसर ना आ जाए किसी क्वेश्चन में। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स की जगह पर 2 डालना है, y की जगह पर 3 डालना है, तो ऑब्वियसली ये तो 5 आ रहा है, ये तो मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, तो यानी सी तो गलत हो गया। अब इसके बाद डी पार्ट में भी डाल के देखो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स की जगह पर 2 डालो और y की जगह पर 3, तो ये तो आंसर 1 आ रहा है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो यानी सही ऑप्शन हमारा कौन सा वाला है, सिर्फ बी पार्ट हमारा यहाँ पे सही है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। और इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में जब मैं वैल्यू डालती हूँ x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, तो मेरा आंसर 8 ही आता है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर बी पार्ट, बी पार्ट का ये हल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, फाइंड एनी 2 सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस 5 एंड चेक वेदर 3x प्लस 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। और हिंदी मीडियम में देखो क्या बोला हुआ है, समीकरण 2x जमा वाई बराबर है x जमा 5 के 2 हल ज्ञात कीजिए और ये भी बताइए कि 3,2 इस समीकरण का हल है या नहीं। तो ये है हमारा 6 क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हमें 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो इसके 2 सॉल्यूशन यानी 2 हल निकालने का तरीका क्या होता था, याद करो। सबसे पहले अगर ये समीकरण यानी इक्वेशन सॉल्व हो रही है तो पहले इसको सॉल्व कर लो। तो देखो दोनों तरफ यहाँ पर x है, तो x को पहले एक तरफ इकट्ठा कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स जमा वाई यानी प्लस वाई इज इक्वल टू 5। मैंने क्या करा, इस x को मैं इधर ले आई, उधर प्लस हो रहा था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x में से कुछ नहीं है, एक x क्या क्वेश्चन लिखा तो 1 डाल दो, तो 2x में से 1x गया तो क्या बचेगा 1x बचेगा प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आ गया मेरे पास। अब इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 1x इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5 माइनस वाई, मैंने इस y को उधर ले गई, तो मेरी जो इक्वेशन है ना वो ये बन गई, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसके मुझे 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं यानी 2 हल निकालने, तो अब मैंने बताया था ना अभी आपको कि हम हल निकालना भी करेंगे इस वर्कशीट में। तो इस तरीके से आपको याद है आप एक टेबल बनाते थे जहाँ पर आप x और y की वैल्यूज़ को पुट करते थे। तो सबसे पहले 2 हल निकालने ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहली वैल्यू डालते हैं, हम क्या करते हैं y की जगह पर ना 1 डाल देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1, यानी हम लिखते हैं माना y बराबर है 1 के, ठीक है। अगर y की जगह पर मैं 1 डालती हूँ तो मेरा x का आंसर देखो क्या आ जाएगा, 5 माइनस वाई था ना, तो मैंने y की जगह पर 1 डालना है, तो x का आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ फिल कर दो, y के कॉलम में 1 डाल दो और y का आंसर, x का आंसर उसके लिए मेरे पास कितना आ गया 4। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो बेटा, मैं y की वैल्यू डाल रही हूँ, कोई बच्चे यहाँ पर x की भी डाल सकते हैं। अब सेकंड करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2, अब की बार y की जगह पे 2 डाल देते हैं, यानी हम लिख देते हैं माना y जो है वो 2 के बराबर है। तो अब x की वैल्यू निकालो फिर से, x किसके बराबर है 5 माइनस वाई, अब की बार फिर से y की जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, क्योंकि 2 माना था तो x के आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो चलो देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करो,
अगर मैंने y की वैल्यू को 2 डाला तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब ध्यान से देखो, मुझे यही तो बताना था कि 3, 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। यानी 3, 2 अगर इसमें मैं डालूं तो वो सोल्यूशन आएगा नहीं आएगा। तो पहले तो मैंने 2 सोल्यूशंस निकाल ही दिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट पर आओ, 3, 2 इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो 3, 2 को अगर मुझे चेक करवाना हो तो मुझे कहाँ चेक करवाना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन में, जो मेरी इक्वेशन बन गई थी ना ये वाली, इस इक्वेशन में 3, 2 डालना है। यानी x की जगह पे 3 डालना है और y की जगह पे 2 डालना है। तो ये सेटिस्फाई कर जानी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको, जो मैंने अभी लिखा है ना, मैं इसको रब कर देती हूँ और यहीं पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ उसको। तो अब देखो, हमें चेकिंग करनी है, यानी हमें जांच करके दिखाना है कि 3, 2 था हमारी वैल्यू, वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो 3, 2 में x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी देखने पर, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, 3 मिल जाएगी और y की मिल जाएगी 2। तो और हमारा समीकरण यानी हमारी इक्वेशन क्या थी, ये थी ना हमारी इक्वेशन सॉल्व करने पर, x इज इक्वल टू 5 - 5। अब इसमें से LHS और RHS अलग कर लो। लेफ्ट हैंड साइड x मिल गई, RHS मिल गई 5 - 5। अब इनमें ये वैल्यूज़ डाल दो जो हमने ये वैल्यूज़ लिखी हैं, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। अगर ये LHS और RHS के आंसर सेम आ गए तो यानी ये सॉल्यूशन है। तो चलो देखो, x की जगह पर मेरे को क्या डालना है, 3। यहाँ सिर्फ x ही था तो मैंने 3 ही डाला। और y की जगह पर मुझे क्या डालना था, 2। तो 5 - 2 करो, ये भी आ गया 3। तो देखो LHS और RHS अपने आप, हमने कुछ नहीं करा, हमने वैल्यू डाली और इक्वल आ गए। तो हम लिख देंगे देयरफॉर जो 3, 2 है वो सोल्यूशन है, इज अ सोल्यूशन। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिख देंगे कि x जो 3, 2 है वह एक हल है। तो यहाँ लिख देंगे यह एक हल है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे कि यह एक हल है। यही जांचना था हमने। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब 7th क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, इफ अ पॉइंट 5, 2 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन kx + 5y इज इक्वल टू 10k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि बिंदु 5, 2 रैखिक समीकरण kx = 5y बराबर है 10k के आलेख पर स्थित है तो k का मान ज्ञात करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो हमें ये पॉइंट दे रखा है ना 5, 2, इसमें आप आसानी से बता सकते हो ना x और y की क्या वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 2। इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं तो हमारा k का आंसर आ जाएगा। तो चलो लिखो, पुट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन को ना नंबर 1 मार्क कर देती हूँ। इसमें आप x की जगह पर 5 डाल दो, y की जगह पर 2 डाल दो, तो k का आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो, k इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10k। देखो मैंने क्या किया है, ध्यान से देखना, k की जगह पर मैंने वैल्यू डाली है 5 और y की जगह पर मैंने वैल्यू डाली है 2, ठीक है। अब सॉल्व करो फटाफट से। ये क्या हो जाएगा, 5k प्लस 10, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू 10k, ठीक है। अब k की वैल्यूज़ को एक तरफ ले आओ, यानी 10k को इधर ले आओ और 10 को उधर ले जाओ। तो ये हो जाएगा 5k माइनस 10k, क्योंकि 10k इधर प्लस का था, उधर आके माइनस। अब ये वाला 10 इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, -5k इज इक्वल टू -10। तो k की वैल्यू देखो कितनी आ गई, -10 ऊपर, -5 नीचे, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो k का आंसर हमारे पास यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हल। तो अब इसके बाद स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो बेटा, 8वें प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2y - x बराबर है 7 के। विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ चेक वेदर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समीकरण 2y - x का आलेख खींचो और आलेख की सहायता से ही जांच करके बताओ कि x बराबर 3 और y बराबर 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो, समीकरण के लिए यानी इक्वेशन के लिए जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो हमें इस तरीके से सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं ना। अभी आपको मैंने रिवाइज करवाया था सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर जो मुझे इक्वेशन दे रखी थी, यानी जो समीकरण दे रखा था 2y - x बराबर है 7 के, तो यहाँ से ना मैंने x का मान निकाल लिया, यानी x की वैल्यू निकाल ली। तो अगर मैं x को इधर ले जाऊँ और 7 को इधर ले जाऊँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ना, देखो 2y - 7 हो जाएगा और x उधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2y - 7। तो देखो यही मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूँगी, एक एक करके y की वैल्यू को डालती जाऊँगी और x की वैल्यू निकालती जाऊँगी। तो सबसे पहले देखो मैंने y की जगह पे क्या डाला, 1, तो यहाँ मैं 1 लिख देती हूँ।
तो 2 × 1 -7। अब 2 - 7 क्या होता है? -5, क्योंकि बड़ा नंबर है 7 तो -5 आ गई वैल्यू। तो 1, -5 पहला मेरा कोऑर्डिनेट आ गया, पहला मेरा यहाँ पर निर्देशांक आ गया। सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए मान लेती हूँ मैं अब की बार y की जगह पे 2 डाल देती हूँ, कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। तो देखो 2 × y था ना, तो यहाँ मैंने 2 डाल दिया, -7, 2 2 ज़ा 4 आ गया, -7 और -3 मेरी x की वैल्यू आ गई। अब इसमें भर दो, y के कॉलम में डाल दो 2, तो x का आंसर कितना आ रहा था? -3। अब की बार चलो y की जगह पे 0 डाल के देखते हैं। तो y की जगह पे 0 डालने पर x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 2 × 0 -7, तो ये मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही बन जाएगा। -7, 0 में से जितना भी माइनस कर दो वही वापस आ जाता है, तो -7 आ गया। तो यानी 0 डालने पर आ रहा है मेरा -7। तो ये देखो 3 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, ये मेरी फर्स्ट वैल्यू, ये मेरी सेकंड वैल्यू और ये मेरी थर्ड वैल्यू। इन्हीं वैल्यूज़ को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलो देखो, ग्राफ तो आप सभी को बनाना आता है। पहली वैल्यू क्या है? -5 और 1। तो -5 ढूंढो x की लाइन में, क्योंकि x की लाइन का नंबर है ना, तो ये है मेरा -5 और y की जगह पर ढूंढो 1। तो इसे थोड़ा सा ऊपर जाओ 1 तक की काउंटिंग तक, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा जो है मेरा -5, 1। पहला पॉइंट मिल गया मुझे। अगला पॉइंट है -3, 2, तो ये है मेरा -3। अब यहाँ से कितना मुझे ऊपर जाना है? 2 तक मुझे ऊपर जाना, तो ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, ये दिस पॉइंट विल बी -3, 2। अगला क्या है? -7, 0। तो -7, 0 का मतलब जहाँ पर y 0 हो, तो यही है ना वो पॉइंट, ये वाला। तो ये पॉइंट है मेरा -7, 0। तो अब इन तीनों पॉइंट्स को स्केल रखकर एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ठीक है। स्केल रखकर इसको ज्वाइन करना, बिल्कुल सीधी लाइन आपको मिलेगी इस तरीके से। और इस लाइन के ऊपर आप इस इक्वेशन को लिख देना, यानी इस समीकरण को लिख देना कि ये किसकी लाइन है? 2y -x = 7। इसी का समीकरण है ये, मिल गई लाइन। अब आपको चेक करवाना था कि क्या x = 3 और y = 2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। तो अब चेक करो, इस लाइन के ऊपर मुझे देखना है y = 2। x = 3 भी देख सकते हो, y = 2 भी देख सकते हो। तो ध्यान से देखो, y = 2 कहाँ पर है? ये है ना मेरा y = 2। y = 2 लेने पर x की क्या वैल्यू मिल रही है यहाँ पर मुझे? x की वैल्यू तो -3 मिल रही है, लेकिन मिलनी क्या चाहिए थी क्वेश्चन के हिसाब से? 3 मिलनी चाहिए थी, तो लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए ये जो है इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ लिख दोगे बाय x = 3 एंड y = 2 इज़ नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि ग्राफ में इसका सोल्यूशन हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि ग्राफ पे ये पॉइंट यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी इस तरीके से लिख देंगे, x = 3 एंड y = 2 एक, यहाँ पर लिख देंगे एक हल नहीं है, ठीक है। हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्या बोला हुआ? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, यानी निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी यहाँ पर हमें x की वैल्यू को फाइंड करवाना है। 7x - 9 = 16। तो याद करो क्या करते थे, इस 9 को इधर ले जाते थे ना। तो चलो स्टार्ट करो। 7x = 16। अब देखो 9 जो है पीछे लगेगा, क्योंकि लाइन में जब आप लेट आते हो तो पीछे पीछे लगते हो ना, तो यहाँ पर भी 9 जो है वो 16 के पीछे लगेगा, और यहाँ ये माइनस हो रहा था, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस। तो 16 + 9 करो फटाफट से, क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका 25, और यहाँ बच रहा था 7x। अब 7 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x को जब इस 7 को जब 25 के पास लेके जाओगे तो ये आ जाएगा अपॉन में, तो हो गया ख़त्म। बस यही है हमारा x का आंसर फर्स्ट पार्ट में। इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पर, y/2 + 5/2 = -3/2, ठीक है। यहाँ पर ये 5/2 है, इसको ठीक से लिख लेते हैं हम, दिस इज 5/2। तो अब ध्यान से देखो, जिसके पास y है वो तो यहीं रहेगा, और जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं, जैसे ये 5/2, इसको भेज दो इस 3/2 के पास, तो ये है y/2 = 3/2, -3/2 था, ध्यान रखना बेटा। और ये प्लस हो रहा था ना यहाँ पे, तो उधर जाकर ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और दोनों में अब देखो सभी के नीचे 2 है, इन दोनों के नीचे भी 2 है, तो एलसीएम ले लो, एक बड़ी सी लाइन डालोगे, 2 लिख दोगे, -3 - 5, तो कितना आ जाएगा? देखो ये y/2 = दोनों माइनस के नंबर हो गए ना, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और निशान हमेशा माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा -8/2। अब ध्यान से देखो, इसके नीचे भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल हमारा y का आंसर यहाँ पर क्या बचेगा? -8। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व, दोनों पार्ट।
लीनियर इक्वेशन को हल करना था, यानी समीकरण हल करने थे, हमने हल करके आंसर भी निकाल दिए। अब इसके बाद आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन में देखो बेटा क्या बोला हुआ है। सारिका डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट्स ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे एंड शी गेव 5 चॉकलेट टू ईच चिल्ड्रन एंड 20 चॉकलेट्स टू अडल्ट। If the number of children represented by X and total distributed chocolate is Y, then write the equation or write the linear equation of the two variable of this situation. हिंदी मीडियम में देखिए क्या लिखा हुआ है। सारिका बाल दिवस के अवसर पर बच्चों में चॉकलेट बांटती है। वह प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट देती है और वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। यदि बच्चों की संख्या X है और कुल बांटी गई चॉकलेट की संख्या Y है, तो इस जो परिस्थिति है इसको दर्शाना है हमें रैखिक समीकरण द्वारा, और B भाग भी हमें हल करना है। तो पहले A भाग यानी फर्स्ट भाग को हम देख लेते हैं, हमें क्या बोला हुआ है। हर एक बच्चे को वो 5 चॉकलेट देती है ना, और प्रश्न में पहले से बोला हुआ है कि बच्चों की जो संख्या है वो X है ना, और बच्चों की संख्या के साथ साथ ये भी बता दिए कि कुल बांटी गई चॉकलेट जो है वो Y है। तो अगर एक बच्चे को 5 चॉकलेट मिलती हैं तो 2 बच्चे को कितनी मिलेंगी, 2 से गुणा कर दो, 2 गुना 5। 3 बच्चों को कितनी मिलेंगी, 3 गुना 5। लेकिन प्रश्न में यानी क्वेश्चन में हमें कितने बच्चे बता रखे थे, हमें बोला हुआ था X चिल्ड्रन है ना। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर X हैं तो अगर X बच्चे हो जाएंगे तो उनको कितनी मिलेंगी, X गुना 5, यानी 5X चॉकलेट्स जो हैं उसने बच्चों को दे दी। अब इसके बाद और क्या बोला था, उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि 20 चॉकलेट उसने बड़ों को दी, तो 5X चॉकलेट बच्चों को दी और बड़ों को दी 20 चॉकलेट। तो टोटल जितनी चॉकलेट थी वो भी हमें बता रखा था कि कुल बांटी गई चॉकलेट यानी टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स आर Y। तो यानी ये जो 5X जमा 20 है ये किसके बराबर आ गया, Y के इक्वल आ गया। ATQ लिखेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार 5X चॉकलेट बांटी उसने बच्चों को, जमा 20 यानी जो अडल्ट्स को यानी बड़े लोगों को जो चॉकलेट बांटी जो 20 थी, और इन दोनों का टोटल यानी इन दोनों का योग यानी जो टोटल चॉकलेट बनी वो थी Y। तो 5X + 20 = Y। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व, जहाँ पर मुझे बोला हुआ था फर्स्ट पार्ट में कि इस स्थिति को, इस क्वेश्चन में इस परिस्थिति को जो रैखिक समीकरण है यानी लीनियर इक्वेशन है उसमें रिप्रेजेंट करो। तो हो गया ना फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। सेकंड पार्ट में बोला हुआ है यदि कुल बांटी गई चॉकलेट 145 यानी 145 है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी तो बच्चों की संख्या बताओ। इंग्लिश मीडियम में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ शी हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड 145 चॉकलेट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो अब हमें टोटल चॉकलेट पहले से बता दी, सेकेंड वाले पार्ट में मुझे पहले से बता दिया कि जो टोटल चॉकलेट है ना वो कितनी है, वो थी हमारी Y, यानी कुल जो चॉकलेट है, हिंदी मीडियम में लिखेंगे कुल चॉकलेट जो है यहाँ पर हमें दे दी, इसकी जो संख्या थी कि जो कुल चॉकलेट है वो है हमारी 145, और कुल चॉकलेट हमने पहले से ही Y मानी थी, यानी हमें इस क्वेश्चन में Y का मान दे रखा है 145। तो वैल्यू पुट कर देते हैं Y की जगह पर, तो 5X + 20 = 145। तो अब क्या हम बच्चों की संख्या निकाल सकते हैं, यानी X का मान निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करो। तो हम क्या करेंगे, ये जो 20 था इसको हम 145 के पास ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 145 में से 20 माइनस करो तो कितना बचेगा, 125। तो 5X, अब देखो 5 और X आपस में आएंगे तो 5 भी नीचे आ जाएगा। 125 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 5, 5 को जब 125 से डिवाइड करोगे तो आएगा 25, यानी X की वैल्यू हमारे पास आ गई 25। और यही हमें बताने थे नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी बच्चों की संख्या इस प्रश्न में जो हमें हल करनी थी वो हमें मिल गई 25 यानी 25। तो आज की वर्कशीट यहाँ फिनिश होगी बेटा। आज के वर्कशीट में हमने एक नए चैप्टर की रिवीजन करी है। इन सभी क्वेश्चंस की अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।